हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस अकेडमी। दिस इज़ पंकज गुप्ता। सी फ्रेंड्स, हमने आपका चालू कर रखा था ऑलरेडी आपका अप्लाइड साइंस, जो आपका पेपर 4 उसका पार्ट 3 है। और उसके अंदर मैंने आपके साथ ऑलरेडी आपका जो भी सिलेबस में जितने भी कंपोनेंट्स है उसको डिस्कस किया है, बताया है किस तरह से आपका सिलेबस ऑर्गेनाइज है। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सिलेबस का जो सबसे लास्ट पार्ट था बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी से हमने काम करना स्टार्ट किया था और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वो देख चुके हैं हम। और ऑलरेडी देखा था मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से मापा जाता है। और उसके बाद हम लोग गए थे भारत की जैव विविधता केंद्र में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ द इंडिया पढ़ने के लिए गए थे। ठीक है, तो जैविक हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं इंडिया के, और उस पर भी हमने क्या किया था कि होते क्या हैं सबसे पहले वो देखे थे। वर्ड्स किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने दिया था। और उसके बाद हम इंडिया के हॉट स्पॉट्स के 4 रीजन को डिफाइन किए थे, जिसमें से 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपका वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट्स और दूसरा आपका पूर्वी हिमालय जो ईस्टर्न हिमालयन हॉट स्पॉट्स था। ठीक है, तो इसके बाद आज हम लोग अपना तीसरा चालू करेंगे, और जो थर्ड है वो क्या है आपका सुंडालैंड। ठीक है, सुंडालैंड हॉट स्पॉट्स। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले 2-3 बात मैं आपको साथ बोलना चाहूँगा। नंबर 1 कि आपका कुछ गैप हो गया, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था और इस वीडियो में कुछ दिन का गैप हो गया बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स, घर पे कुछ प्रॉब्लम था। और होप इसको देखकर आप समझ सकते हैं। तो यार जो होता है वो हो गया है, उसमें मेरे को इस तरह से कुछ नहीं, बट प्लीज़ थोड़ा सा होल्ड कर सकते थे आप लोग। कुछ लोगों ने बार बार मुझसे कहा, तो मैंने रिप्लाई किया था कि जैसे ही प्रॉपरली मैं सेटल हो जाता हूँ मैं आपको वापस वीडियोस बनाऊंगा। तो इसके लिए सॉरी जो भी आपको इस बीच गैप में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो मैं अपने तरफ से इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और हाँ, दूसरी बात कि ये जो सीरीज़ है ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, आपका पेपर 4 का पार्ट 3 पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आधे में मैं नहीं छोड़ूंगा इसको कि 2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। आपका ये पूरा का पूरा लेकर जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका सिर्फ होल्ड किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते नहीं है, और आपका सुंडालैंड से हम लोग इस लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जैविक हॉट स्पॉट्स में तीसरा रीजन है वो क्या है आपका सुंडालैंड। और सुंडालैंड को अगर देखेंगे तो ये सबसे पहले इसकी लोकेशन को समझते हैं, ये है कहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरह से इंडिया को देखें और यहाँ पर आपका क्या आता है श्रीलंका। ठीक है, और इंडिया को देखते हुए हम लोग कुछ बना लेते हैं पहले। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर ये वाला जो रीजन है आपका अंडमान आइलैंड और आपका निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर इसको भी अच्छे से देखते हैं इंडिया के बाद, तो यहीं से आपका म्यांमार, और म्यांमार ऐसे करके जाएगा तो यहाँ पर आपके थाईलैंड लग जाएंगे, थाईलैंड के बाद कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, और यहीं पर थाईलैंड के पास ये जो आपका रीजन है ये क्या है, ये आपका इंडोनेशिया का 3 आइलैंड से इंडोनेशिया बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके इंडोनेशिया के 3 आइलैंड, तो ये वाला जो फर्स्ट है, फर्स्ट को बोलते हैं सुमात्रान आइलैंड, सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा। उसके बाद यहीं पर आपका ये होगा जावा। ठीक है, जावा। और इस तरफ अगर जाएंगे आगे तो यहां पर आता है बोर्नियो। ठीक है, तो बोर्नियो आइलैंड। तो सुमात्रान आइलैंड और आपका निकोबार, अगर पूछा जाए कभी आपको ऐसे भी अगर प्रीलिम्स में भी कि इंडिया का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, तो सबसे दक्षिणी हिस्सा ये है ना कि ये है, पहली बात तो। ठीक है, मेनलैंड का ये है, पूरे इंडिया का देखेंगे सबसे सदर्न पार्ट तो ये है। तो इंडिया के सबसे सदर्न पार्ट से कौन सा कंट्री सबसे क्लोज है, तो वो कौन सा है आपका श्रीलंका नहीं है, वो आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, क्योंकि अगर यहां से देखेंगे तो आपको इससे देखना पड़ेगा सुमात्रा से, और सुमात्रा सबसे करीब है आपके। ठीक है, ना कि आपका इधर से देखेंगे। तो अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट बोलेगा तो ये है, और इधर पूछता है मेन लैंड इंडिया से, तब फिर आपका श्रीलंका होता है। वो थोड़ा सा प्रीलिम्स फैक्ट के लिए आप याद कर लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्या आपका, ये है आपका निकोबार, और ऊपर वाला आपका अंडमान। ठीक है, तो अगर इस पूरे के पूरे क्षेत्र को सुंडालैंड की बात करेंगे तो सुंडालैंड आपका अंडमान वाला हिस्सा और निकोबार इस रीजन से, ये आपका म्यांमार, इधर से आपका थाईलैंड लग जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाता है, इधर वियतनाम वगैरह चले जाएंगे। तो ये वाला जो पूरा रीजन है ये, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रीजन आएगा। ठीक है, तो अगर इंडिया और मेनली आपका क्या है इंडोनेशिया, थोड़ा सा आपका थाईलैंड को टच करेगा। और अगर इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर फिलीपींस आइलैंड आती हैं, तो फिलीपींस आइलैंड को भी टच करेगा। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो पापा न्यू गिनिया एक कंट्री है, वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके एरिया और इसकी एक्सटेंशन की बात करें, तो अगर इसका पूरा का पूरा एरिया को समझेंगे तो सबसे पहले अगर इंडिया में देखेंगे तो कहाँ पे निकोबार एंड अंडमान, थोड़ा सा टच करता है अंडमान को। इसके बाद आपका क्या है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के 3 आइलैंड्स पे देखने को मिलेगा, सुमात्रा, जावा एंड बोर्नियो। ठीक है, इंडोनेशिया के बाद आपका उधर फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस, और फिलीपींस के बाद उधर नीचे आप देखेंगे तो
पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पर इसका क्या है, पूरा का पूरा एक्सटेंशन देखने को मिलता है। एक्सटेंशन के बाद इनको क्यों बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्यों ये रीजन को हमने अलग से क्लासीफाई किया रखा है जैविक हॉटस्पॉट्स में, उसको समझते हैं। और उसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है, वहाँ की वनस्पति, वहाँ की वेजिटेशन टाइप की, वहाँ किस तरह से वेजिटेशन मिल रहा है, कैसी वनस्पति मिल रही है। और अगेन अगर हम लोग वेजिटेशन को देखेंगे तो पूरा का पूरा किसी भी जगह का वेजिटेशन, और वेजिटेशन किस पे डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है तो वेजिटेशन कैसा होगा, ठीक है। ऑलरेडी आज से ही आपका जो दूसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, और उस ज्योग्राफी को डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, योगेन सर ले रहे हैं उस क्लास को, और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स के साथ छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी लेकर जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट से कैसे वेजिटेशन लिंक होता है और किस तरह से बनता है, ठीक है। तो उस लेक्चर को भी आप कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हैं, दो चीज साइमल्टेनियसली आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो वहां पर भी ये समझेंगे और मेरे से भी आप समझेंगे। तो वेजिटेशन, और वेजिटेशन को सबसे इंपॉर्टेंट आधार प्रोवाइड करता है वो क्लाइमेट। और अगर क्लाइमेट को भी हम लोग अच्छे से देखें आपका, तो क्लाइमेट में भी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या होते हैं आपके जलवायु में, तो जल, और पहली बात तो आपका रेन, वायु नहीं बोलेंगे, जलवायु में जल, और दूसरा आपका टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ताप कितनी है और वहाँ पर वर्षा कितनी हो रही है। अगर इस रीजन को समझेंगे ताप और वर्षा के आधार पे, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रीजन है यहाँ से आपका क्या जा रहा है, इक्वेटर, यानी कि आपकी भूमध्य रेखा जा रही है, ठीक है, इक्वेटर, और इक्वेटर यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है। और इंडिया का ये जो क्या है सबसे लास्ट पॉइंट, अगर सबसे सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया तो कन्याकुमारी नहीं, आपका कन्याकुमारी मेनलैंड इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट, सबसे सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया आपका निकोबार में यहाँ पर आता है इंदिरा पॉइंट, इसी को बोलते हैं पिग्मिलियन पॉइंट, ठीक है। और उसको अगर देखेंगे तो वो कितने आती है, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इसमें आता है, ठीक है, उत्तर गोलार्ध में। तो 6 डिग्री अगर 4 है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ क्या है आपका इक्वेटर से बहुत नज़दीक, और इक्वेटर से नज़दीक मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर अपन इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो ये अपन देखते हैं क्या, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर डिक्लाइन होते जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो कंप्लीट रीजन है, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और साथ ही साथ अच्छे टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि दिन में बहुत हीट होने के कारण क्या होगा, कन्वेक्शन होगा कि नीचे की हवा क्या होगी, गर्म होगी, और हवा गर्म होने के साथ साथ उठती है, उठने के बाद क्या होगी, धीरे धीरे वर्षा करेगी, ठीक है। मोस्टली होता क्या है कि जो हवा होती है नीचे, तो हवा गर्म होने के बाद क्या हो रही है, हवा उठेगी और उठने लगेगी, और वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, और उसमें क्या होगी, जितना एक्सपेंड होगी जब तक उसमें वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी को, और एक समय आएगा उसके बाद वो क्या करेगी, पूरे के पूरे बारिश को गिरा देगी। तो ये पूरा का पूरा रीजन, वहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूसली क्लाउड फॉर्मेशन होगा, हीट होगा, और उसके कारण रेनफॉल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को समझेंगे तो इस पूरे के पूरे रीजन इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी बहुत अच्छी है और तापमान भी बहुत अच्छी है। और अगर ये दोनों कंपोनेंट कहीं पर बहुत अच्छे से देखने को मिले, और साथ ही साथ अगर अपन जब वही देखेंगे इंडियन मानसून, तो इंडियन मानसून का भी ये काम जो है वो यहाँ से हिट करके जाता है, तो मानसून के कारण भी यहाँ पर क्या हो रही है, वर्षा अच्छी हो रही है। तो इन तीनों कंपोनेंट को अगर देख के समझें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दोनों के कारण आपका जो वेजिटेशन टाइप है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और अच्छा कैसे बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलेगा, जो वनस्पति मिलेगी, वो क्या मिलेगी, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जो इक्वेटर के नज़दीक क्या मिलती है, वर्षावन। तो यहाँ पर वर्षावन मिलेगी, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, वर्षावन मिलेंगे। वर्षावन में भी आपके कौन से मिलेंगे, सदाबहार, आपके एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद, क्योंकि ये समुद्री वाला क्षेत्र है और इस तरफ एक इंपॉर्टेंट वेजिटेशन मिलता है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वनस्पतियों के प्रकार मिलेंगे जिनको बोला जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव के साथ साथ इस जगह में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज टाइप मिलता है, जो कि पानी के नीचे एडेप्टेशन से बनता है, जिसको बोलते हैं कोरल्स, यानी कि आपके प्रवल या मूंगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे मात्रा में हमको क्या मिलते हैं, कोरल्स मिलते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं प्रवल या मूंगा, ठीक है, कोरल्स। तो इन तीनों के तीनों होने के कारण, क्योंकि मैंग्रोव भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है, वो बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। और कोरल्स को तो इवन क्या बोला जाता है, लिवर ऑफ अर्थ, अर्थ की उसको लिवर बोली जाती है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इन इंपॉर्टेंट वेजिटेशन टाइप होने के कारण, क्योंकि रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा आपका कहीं भी विविधता देखने को नहीं मिलती, तो एक रेन फॉरेस्ट, दूसरा मैंग्रोव फॉरेस्ट, और तीसरा क्या है, कोरल। इन तीनों चीज़ होने के कारण आपका जो सुंडालैंड है वो क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन पे कन्वर्ट हो जाता है।
और जहाँ पर आपको हर एक तरह से, चाहे वो आप जब वनस्पति की देखें, चाहे वहाँ पर रहने वाले पशुओं की देखें, चाहे वहाँ पर जितने भी आपको पौधे मिलते हैं, यानी कि फ्लोरा टाइप्स और फौना टाइप्स भी अगर देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल रही है। ठीक है, तो उस डाइवर्सिटी को समझते हुए हम देखते हैं कि इसके कारण यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप्स हैं, और फॉरेस्ट टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल टाइप हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फौना यानी कि आपका एनिमल्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फ्लावर्स यानी कि आपके फ्लोरा टाइप। अगर एनिमल टाइप्स की बात करें इंपॉर्टेंट इस रीजन में जो मिलते हैं, तो सबसे पहले आपका टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है बाली, और वहाँ पर मिलते हैं बाली टाइगर्स। ठीक है, और यही वाला रीजन है जो, ठीक है, जावा सुमात्रा और यहीं पर है बाली, और आपका क्या है बाली। तो बाली टाइगर्स या उसको बोल सकते हैं इंडोनेशियन टाइगर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाली टाइगर्स। पहले यहाँ पर एक और मिलते हैं गेंडे, तो गेंडे में यहाँ पर मिलता है सुमात्रन राइनोसोरस, सुमात्रन गेंडे, ये भी एकदम विलुप्त होने की कगार पे। ठीक है, याद रखना इसका नाम सुमात्रन गेंडे होते हैं, सुमात्रन राइनोसोरस, सुमात्रन राइनो। ठीक है, तो ये तो आपके इंडोनेशियन तरफ की बात हो। अगर इंडिया की ओर देखें, इंडिया की ओर अगर देखेंगे आपका निकोबार और अंडमान के आसपास, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज टाइप मिलेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा, सी काऊ जिसको बोलते हैं डुगोंग। ठीक है, समुद्री गाय, सी काऊ। और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्पेशल आपको चूहा मिलता है जो कि ऑलरेडी विलुप्त होने ही वाला है, बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, टॉपिक भी हमारा वहाँ भी हम इसको देखेंगे, जिसको बोलते हैं आपका निकोबार श्रीव। ठीक है, निकोबार श्रीव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे, एनिमल्स थे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग IUCN की बात करेंगे और वहाँ देखेंगे तो या तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, या तो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब या तो विलुप्त के कगार पे पहुँचने वाले हैं, या तो उससे एक लेवल नीचे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एनिमल टाइप्स जो इतने इंपॉर्टेंट थे वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग फ्लोरा की बात करें, इंपॉर्टेंट फ्लावर्स और इसकी चीज़ों को देखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर पूरे रीजन में देखेंगे तो मैंग्रोव होने के कारण सबसे पहली बात है कि मैंग्रोव की क्या मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे। और मैंग्रोव ट्री में सबसे फेमस ट्री जो है आपकी सुंदरी ट्री। ठीक है, सुंदरी। सुंदरी के बाद ये रीजन क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और अच्छी खासी वर्षा और ये होने के कारण पूरा का पूरा रीजन बहुत ही अच्छा प्लांटेशन क्रॉपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांटेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें भी रबर प्लांटेशन। ठीक है, तो रबर के यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज मिलेंगे। रबर के बाद अगर देखेंगे तो अगेन आपका रेन फॉरेस्ट यानी कि आपका उसमें क्या होता है हमेशा कि कठोर लकड़ी वाले आपको क्या मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं। तो अगर कठोर लकड़ी में देखेंगे, हार्डवुड ट्रीज में देखेंगे तो सारे के सारे वहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट महोगनी और आपका आबनूस, एबनी। ठीक है, और अगर मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे तो लाखों मेडिसिनल प्लांट यहाँ पर, अगर कभी भी न्यूज़पेपर देखेंगे तो हर दूसरे महीने या तीसरे महीने में आपको कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार से एक न एक कोई सा पौधा नया खोजा जाता है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर देखेंगे तो अदरक की बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, जिंजर और अदरक की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको देखेंगे, बार बार कंटिन्यूसली आएगा कि यहाँ पर ये अदरक मिला, यहाँ पर वो अदरक मिला। बनाना के बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, तो वो सारे के सारे चीज़ क्या होते हैं, बिकॉज वहाँ पर डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जितनी प्रजातियाँ अभी हमने नोटिस किया है उससे कहीं ज़्यादा है, जिनको अभी काउंट भी नहीं किया गया। तो वो खोजते हैं और खोजते खोजते एक से एक नए से नए आपको क्या होते हैं, जैव विविधता के केंद्र में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इन सारी विविधता को लेकर, जहाँ पर उनके फॉरेस्ट में विविधता, जहाँ पर उसमें एनिमल में, जहाँ पर उसमें फ्लावर में, तो इन सारे विविधता को लेकर ही आपका जो सुंडालैंड है वो क्या है, आपका एक जैविक हॉटस्पॉट है। और इसी जैविक हॉटस्पॉट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में और देख सकते हैं कि इतने से छोटे से एरिया, अगर हम लोग सिर्फ इंडिया वाले सेक्शन की बात करें तो इतने छोटे से एरिया में आपके लगभग 11 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं, लेकिन 11 नेशनल पार्क हैं, और 11 नेशनल पार्क उतने छोटे से रीजन में। ठीक है, तो उसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं ताकि आपको एग्जाम पे उसको लिख सकें। और यहीं पर आपका अंडमान, और अंडमान में यहाँ पर क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में अगर देखेंगे तो ये जो है, ये क्या है आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। भारत में मरीन नेशनल पार्क बहुत कम है, बायोस्फीयर रिजर्व तो एक ही है गल्फ ऑफ मन्नार में, पर नेशनल पार्क हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जो कि समुद्री नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क आपके पोर्ट ब्लेयर में, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद अगर यहीं पर देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पर क्या है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क।
ठीक है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। नंबर 3, यहाँ पे अगर देखेंगे इस साइड पे तो आपको क्या मिलेगा, सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक नेशनल पार्क। अगर इस सेक्शन में देखते हैं यहाँ पर तो आपका आएगा कैंपबेल बे, ठीक है, कैंपबेल बे या कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम भी आप साथ में रखेंगे याद, कैंपबेल बे, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और सैडल पीक। तो और भी हैं, 11 है कि 11 नहीं, आपको 3-4 को आपको काफ़ी है, या तो आप देख सकते हैं उसको अलग से, ठीक है। तो अगर सुंडालैंड की बात करेंगे तो इन सारे विविधता के कारण भी ये क्या बन रखा है, एक आपका जैविक हॉटस्पॉट बन रखा है। अगेन मैंने आपको 2 पहले से लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था, वहाँ पे लिखने बोला था, तो इसको आप सिंगल अपना एक इंडिविजुअल अपने कॉपी में लिख कर रखेंगे, उसको भेजने की जरूरत नहीं, बस आप सुंडालैंड क्या है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। नंबर 2, एक ये भी ध्यान रखेंगे, आप जो क्वेश्चन आंसर लिख के सबमिट करें तो क्लासरूम के करीब बहुत सारे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के लिख के सबमिट कर रहे हैं, तो उतना टाइम नहीं हो पाता कि आपका हर एक चीज़ को मैं चेक कर पाऊँ। जो क्लास में दे रहा हूँ उसको चेक करें, आप उसको मेरे को भेजें तो मैं उसको चेक करूँगा और आपको प्रॉपर्ली इसके थ्रू गाइड करूँगा। इससे कुछ नहीं है कि आप मेरे पास 100 क्वेश्चन अगर सबमिट करेंगे तो आप अच्छा लिख रहे हैं, आप 2 ही क्वेश्चन सबमिट करिए पर उसको अच्छा लिखने का कोशिश करिए, आपको उसी से मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि आप किस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सुंडालैंड। और अगला हम लोग देखेंगे इसके बाद कौन सा है, तो आपका 3 हो गया और चौथा आपका बच गया इंडो बर्मा प्लेट, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इंडो बर्मा प्लेट।